इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो बहुत ईजी है, बस उसके टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखना, उसके टर्मिनोलॉजी पे काम करना बस, है ना, कि कब ऑर्थोनॉर्मल, कब ऑर्थोगोनल, कब ग्राम स्मिथ ले रहे हैं, कब क्या ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्म स्पेस कब ले रहे हैं, बस 2-3 चीज़ वर्ड्स हैं, उन पे काम करना है, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं आता। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस कनेक्ट होते हैं वो तुम्हारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया क्या, और n डिग्री की वेरिएबल दे दी गई, पूछी जा रही है क्या ये नॉर्म स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है, क्या ये नॉर्म है या नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल, वो ट्रांसफॉर्मेशन की क्वेश्चन हो गई। बस तुमको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि हम नॉर्म किसको बोलते हैं, उसको यूटिलाइज करने आना चाहिए। तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल ही सिंपल है, बस इसको देखते जाओ, इसको समझते जाओ, ठीक है। एट द एंड तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा और इनर प्रोडक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। हर जगह पे सोचना है ऑर्थोगोनैलिटी, हर जगह पे सोचना है नॉर्म, ठीक है, हर जगह पे सोचना है डिस्टेंस। तो ये समथिंग, मतलब ये ओवरऑल जो है ये डिस्टेंस का काम है, ठीक है। अगर अभी तक तुम क्या चीज़ देखते आ रहे थे, अभी तक तुम या तो कोऑर्डिनेट चेंजेस देखते आ रहे थे, बेसिस चेंजेस देखते आ रहे थे, मैट्रिक्स को देखते आ रहे थे। अब वेक्टर्स के साथ उसके डिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है, उसके डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करेंगे कि दो वेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है, या किसी भी दो वेक्टर के बीच में एक दूसरे का कितना रोल है, मतलब कौन से वेक्टर पे कौन सा कितना ऑर्थोगोनल है, कितना प्रोजेक्शन है उसके ऊपर, ठीक है, वो काम करेंगे बस। सो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। अगर मान लो हमारे पास वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवरफिल्ड एफ, ओवरफिल्ड एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये जो फील्ड की बात करेंगे यहाँ पे ना इनर प्रोडक्ट स्पेस में, वो हम बात करेंगे आर और सी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मेजरली हम यहीं पर डिफाइन करते हैं। तो मैक्सिमम हम काम करेंगे आर के ऊपर और थोड़ा सा काम करेंगे सी के ऊपर, ठीक है। सो ये दोनों फील्ड के ऊपर ये डिस्कस होगा, ठीक है, ओवरफिल्ड एफ। देन अ फंक्शन, देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस तुम सब जानते हो कि क्या होता है, एक्चुअली थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे कि अल्फा और ऐसे बीटा लेते हैं और ये कुछ वैल्यू देता है, लाइक अल्फा इंटू बीटा टाइप का कुछ वैल्यू देता है, ऐसा कुछ देता है। तो कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होगा वो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, ठीक है, वो नॉर्म स्पेस होगा। नॉर्म देखेंगे क्या होता है, कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस है, पर हर एक नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, मतलब नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस से बड़ा सेट है, ठीक है, सेट बनाते हैं ना हम। सो ये बड़ा सेट है, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस होगा, ठीक है, और लेकिन हर नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। मेजरली जो नॉर्म टू होता है हमारे पास, वही इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है, लाइक जिससे हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। नॉर्म टू में ही हम डिफाइन करते हैं किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अगर ये x1 है, ये x1 y1 है, और ये अगर x2 y2 है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट देते हैं, ठीक है, x2 y2 है, तो नॉर्म टू स्पेस ही हमें बोलता है कि नॉर्म टू स्पेस के अकॉर्डिंग इसका जो स्पेस होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर तुम थोड़ा बहुत मैट्रिक्स स्पेस भी पढ़ोगे तो ये सब चीज़ जानते होगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो ये नॉर्म टू स्पेस है हमारे पास किसी दो डिस्टेंस के बीच में, x एंड y के बीच में, ठीक है। तो वहाँ से डिफाइन होता है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये जान लो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉन लीनियर स्पेस होता है, लेकिन हर नॉन लीनियर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होता। तो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई दो वेक्टर्स चाहिए, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है अल्फा एंड बीटा, और ये क्या वैल्यू देता है, ये हमें कुछ वैल्यू देता है अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। मतलब देखो क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने कोई दो वेक्टर लिया, तो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन किया, कहाँ से कहाँ पे, v क्रॉस v से। दो वेक्टर चाहिए ना हमें, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए दो वेक्टर चाहिए। तो ये वेक्टर कहाँ से आएंगे, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर्स हैं वो v से आएंगे, सेम स्पेस से होनी चाहिए वेक्टर, ठीक है। सो v क्रॉस v से हम मैप करते हैं f पे, ओके। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोई भी सेम वेक्टर लेते हैं, सो अगर हम डिफाइन कर रहे हैं अल्फा और अल्फा, अभी डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे हम। सो अल्फा अल्फा कभी भी लेते हैं तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। और ये जीरो तभी होगा, ये जीरो तभी होगा, इफ एंड ओनली इफ का केस है यहाँ पे, जब अल्फा जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये नॉन जीरो है, यहाँ से ये भी कह सकते हो कि अगर अल्फा नॉन जीरो है तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा अगर अल्फा नॉन जीरो है तो, और इफ एंड ओनली भी कह सकते हो यहाँ पे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो है वो सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब अगर अल्फा और बीटा निकालने चाहते हैं हम, ठीक है। और अगर मान लो इनकेस हम सी फील्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, फील्ड जो हम सी यूज कर रहे हैं, तो जब हम इसका बार करेंगे तो वो क्या आना चाहिए हमारे पास, बीटा और अल्फा आना चाहिए। इसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी मतलब फंक्शन हमेशा हमारे पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, और इसको बोलेंगे सिमेट्रिसिटी, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिसिटी। थर्ड, ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लीनियर होता है, क्या होता है, ये लीनियर होता है। सो ए अल्फा प्लस बी बीटा। ओके, एंड देन अगर यहाँ पे गामा है हमारे पास तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ अल्फा गामा एंड प्लस बी टाइम्स ऑफ बीटा गामा। ओके, इसका नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। सो अगर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मान लो होता है हमारे पास, जैसे ये ऐसे था हमारे पास, ये अगर अल्फा होता और ए बीटा प्लस बी गामा होता अगर हमारे पास, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लीनियर नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ये लीनियर की तरह ओपन हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉन्जुगेट के साथ ओपन होगा, मतलब ए कॉन्जुगेट अल्फा बीटा एन प्लस बी कॉन्जुगेट अल्फा गामा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लीनियर है, ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बाइलीनियर जो होता है वो दोनों साइड से लीनियर होता है, वो देखेंगे हम बाद में। सो ये फर्स्ट साइड से लीनियर है, दूसरे साइड से लीनियर नहीं है, दूसरे साइड से कॉन्जुगेट के साथ ओपन होता है। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अगर होती है हमारे पास तो हम इसको कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, अगर आर के ऊपर बात करोगे तो दोनों में लीनियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ए कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर सी के ऊपर बात करेंगे तो फिर वो कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा। ठीक है, आर पे लोगे तो सेकंड प्रॉपर्टी भी लीनियर हो जाएगी, तो एक तरह से बाइलीनियर का काम करेगा अगर ओवर आर ले लेते हैं तो, विथ सम एक्स्ट्रा कंडीशन, ये सब कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके पास। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं, लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मान लो एन टपल उठाते हैं और सी के ऊपर चेक करते हैं। सो एन टपल हमारे पास है, मान लो अल्फा हमने उठा लिया A1 A2 एंड सो ऑन AN, और बीटा हमने उठा लिया B1 B2 एंड सो ऑन BN। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, अगर अल्फा और बीटा को हमको डिफाइन करना है, सो V क्रॉस V से F पे डिफाइन होना चाहिए मैप। ओके, तो ये डिफाइन होगा हमारे पास A1 B1 का कॉन्जुगेट प्लस A2 B2 का कॉन्जुगेट एंड प्लस सो ऑन AN BN का कॉन्जुगेट। यहाँ पे फील्ड जो हम सी लेके रख रहे हैं, अगर इसी को अगर हम आर के ऊपर चेक करेंगे तो हम जानते हैं कॉन्जुगेट पेयर आता नहीं है। सो आर के ऊपर चेक करेंगे सेम चीज़, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस सो ऑन AN BN। ठीक है, सो इसको देखने का एक और तरीका है, अगर हम इसको अल्फा लिख रहे हैं और इसको बीटा लिख रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा और बीटा का कॉन्जुगेट, अल्फा ट्रांसपोज बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइक अल्फा ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया हमारे पास, A1 A2 AN, या फिर यहाँ पे जैसे इसको ये टपल में है ना, तो यहाँ पे इस पर ट्रांसपोज लगा लो, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 एंड BN का कॉन्जुगेट। अगर मान लो तुम इसको Rn में डिफाइन कर रहे हो, लाइक इसको अगर अगर इसको हम कॉलम वेक्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है, Cn से बिलोंग कर रहा है मान लो ये अगर वेक्टर Cn से बिलोंग करता तो हम लिखते अल्फा ट्रांसपोज एंड देन बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, तो टपल वाइज हमने लिखा है तो टपल वाइज में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये कॉलम वाइज होता अगर ये वेक्टर,
तो हम इसको अल्फा ट्रांसपोज बीटा कॉन्जुगेट लिखते हैं, पर हम आगे से इसको कॉलम वेक्टर ही मानेंगे, ठीक है। तो अल्फा को हम क्या मानेंगे आगे से, A1 A2 एंड सो ऑन AN, और बीटा को हम मानेंगे B1 B2 एंड सो ऑन BN। ओके, तो जब हम अल्फा और बीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा का ट्रांसपोज एंड देन बीटा, ऐसा डिफाइन होता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, A1 A2 एंड सो ऑन AN एंड देन बीटा, बीटा आ जाएगा यहाँ पे B1 B2 एंड सो ऑन BN। आर है इसलिए कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं, तो ये हमारे पास ऐसे बन के आएगा, और तुम चेक कर सकते हो कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये भी एक हमारे पास क्या बनेगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा, ठीक है। जब भी सेम सेम वेक्टर लोगे तब ये क्या हो जाएगा, ऐसे इन जनरली हम डिनोट करते हैं एक्स एंड वाई के साथ। तो अगर एक्स एंड वाई लोगे तो इसको डिनोट कर सकते हो एक्स ट्रांसपोज वाई, ठीक है, या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हो समेशन ऑफ ए आई एंड बी आई। तो एक और डिफाइन कर सकते हो कि अगर सेम एक्स हमने लिया, A1 A2 एंड सो ऑन AN, और y हमने लिया B1 B2 सो ऑन BN, तो हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं एक्स एंड वाई का, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रेस ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रेस भी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, पर ये ध्यान रखना आर पे ले रहे हैं हम इसको, और अगर इसी चीज़ को सी पे लेंगे तो फिर ये थीटा के रूप में आएगा। अगर इसी चीज़ को हम वी एन सी पे बात करेंगे अगर, ठीक है, तो यही सेम इनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये तो तुम जान लो कि ये हमारे पास अगर वी एन मतलब आर से है और वी एन सी से है, तो ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा, कॉन्जुगेट के साथ आएगा ना, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट।